डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे भूमि सुधार कार्यक्रम लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। भूमि सुधार कार्यक्रम से तात्पर्य देश में भूमि व्यवस्था में उन परिवर्तनों के करने से है जिनके द्वारा भूमि सुधार या भूमि व्यवस्था में सुधार करके कृषकों को भूमि की उत्पादकता बढ़ाने एवं उन्हें उच्च जीवन स्तर प्रदान करने के लिए के प्रयास किए जाते हैं। वैसे तो भूमि सुधार शब्द का बहुत बड़ा अर्थ है, जिसके अंतर्गत न केवल भूमि व्यवस्था के सुधार ही सम्मिलित होते हैं, बल्कि इसके अंतर्गत मध्यस्थों की समाप्ति, काश्तकारी व्यवस्था में सुधार, भू सीमा का निर्धारण, जोत उपखंडन, उप विभाजन पर रोक, जोत चकबंदी, सहकारी खेती, ये सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। अब जब सरकार ने भूमि सुधार कार्यक्रम आरंभ किए गए थे तो उसके सरकार के उद्देश्य क्या थे? सबसे पहला है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करके कृषि में जो बाधाएं आती हैं उनको दूर करके और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। सेकंड, इसमें कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करना। थर्ड, इसमें है कृषि में तकनीकी ज्ञान में विस्तार के लिए वो सब सुविधाएं उपलब्ध करवाना। वैसे तो भूमि सुधार कार्यक्रम नया नहीं है। वर्ष 1946 में कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में भी भूमि सुधार के लिए निर्णय लिया गया था कि कृषक एवं सरकार के मध्य पाए जाने वाले मध्यस्थों को समाप्त किया जाए और मध्यस्थों को भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाए। वर्ष 1948 में स्थापित ग्राम्य सुधार समिति ने सुझाव दिया कि भूमि पर स्वामित्व कृषक का होना चाहिए। समिति ने सुझाव दिया कि जो कृषक पिछले 6 वर्षों से निरंतर किसी भूखंड पर खेती कर रहे हैं उन्हें उस भूमि का स्वामित्व दे देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भूमि सुधार पूरे विस्तृत में बताया कि भारत में भूमि संबंधी पद्धति उचित नहीं होने की वजह से वहां आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। भारत में भूमि सुधार के लिए समय समय पर कई कानून पारित किए गए हैं। भूमि सुधार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का जो दायित्व है वो राज्य सरकारों का होता है। अतः जो भूमि सुधार कार्यक्रम की प्रगति सभी राज्यों में समान नहीं है। भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत जो पारित अधिनियम हैं उनके उद्देश्यों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है जिसमें भू धृति पद्धति की समाप्ति के लिए पारित अधिनियम। दूसरा, इसमें काश्तकारी सुधार अधिनियम। तीसरा, जोत उप विभाजन एवं अपखंडन पर रोक लगाना एवं जोत चकबंदी अधिनियम। चौथा, इसमें भू सीमा का निर्धारण करना। और 5वां, सहकारी खेती या जो सहकारी ग्राम प्रबंध अधिनियम। अब सबसे जब पहले की उसकी बात करते हैं अपने कि भू धृति पद्धति के वर्गीकरण और उसकी समाप्ति में क्या क्या आता है, तो भूमि सुधार के लिए किए गए प्रयासों में सबसे पहला जो कार्य था वो था मध्यस्थों की समाप्ति करना। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार और कृषकों के मध्य पाए जाने वाले जो मध्यस्थ थे उनका उन्मूलन करना था और कृषकों को सीधे सरकार के संपर्क में लाने से है। अब भू धृति या लैंड टेन्योर से क्या तात्पर्य है? भू धृति से तात्पर्य है कि भूमि को पट्टे पर देने के शर्तों एवं जो अन्य परिस्थितियों के ज्ञान से है। भू धरती में कृषि करने हेतु ली गई भूमि के अधिकार, स्वामित्व, राजस्व भुगतान, ये सब सम्मिलित होते हैं। भूमि के प्रबंध में ज़्यादातर जो संस्थाएं शामिल होती हैं उसमें सरकार है, इसके अलावा जो कृषक परिवार हैं, मध्यस्थ है, उसके बाद कृषक श्रमिक हैं, ये सब इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अब जब हम भू धरती पद्धति का वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले इसको स्वामित्व के आधार पर बांटते हैं। ये जो स्वामित्व के आधार पर जब इसको बांटेंगे तो यह जो पद्धति जो भूमिधारी है एवं जो सरकार के मध्य पाए जाने वाले मध्यस्थों के परस्पर संबंधों की जो प्रकृति है उसके ऊपर आधारित है। ये बेडेन पोवेल के अनुसार स्वामित्व के आधार पर भू धरती पद्धति 3 प्रकार की थी उस टाइम अपने यहाँ पर भारत में। पहला है रेतवाड़ी पद्धति। यह भूधरती की ये जो पद्धति है ये सर्वप्रथम मद्रास राज्य के
बड़ा महल जिले में वर्ष 1872 में शुरू हुई थी, जो धीरे धीरे दूसरे जिलों में भी प्रचलित हुई। इस पद्धति के अंतर्गत जो कृषक है वो सरकार से सीधे भूमि प्राप्त करते थे। भूमि पर स्वामित्व सरकार का होता था। कृषकों को भूमि पर मोरूसी अधिकार यानी सिर्फ ऑक्यूपेंसी राइट्स प्राप्त होते थे, जिसके अनुसार उन्हें भूमि को कृषि करने, भूमि को बटाई पर देने, विक्रय करने और उनको इनाम में देने की छूट होती थी। कृषकों को भूमि के स्थायी अधिकार प्राप्त होते थे, जिससे जब भी सरकार को लगान देते रहते थे, सरकार उन्हीं से भूमि से बेदखल नहीं कर सकती थी। आसामियों को भूमि पर स्वामित्व के अधिकार प्राप्त नहीं होते थे। आसामियों से तात्पर्य ये है जो टेम्परेरी कृषि करते थे। रेतवाड़ी पद्धति में कृषकों को भूमि को आसामियों को उप पट्टेधारी पर देने की स्वतंत्रता होने के कारण भूमि छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाती थी तथा कृषक व सरकार के मध्य सीधे संबंधों से जो लाभ प्राप्त होते थे वो नहीं मिल पाते थे। सेकंड, भूधृति की जो पद्धति है वो महालवाड़ी पद्धति है। महालवाड़ी पद्धति सर्वप्रथम आगरा व अवध प्रांत में सन 1883 में प्रचलित हुई थी, जो बाद में पंजाब राज्य में भी उसको चालू कर दिया गया था। भूधृति की इस पद्धति में भू स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के पास न होकर और पूरे ग्राम समूह के पास होता था। भूमि का राजस्व सरकार को जमा कराने की जिम्मेदारी ग्राम के जितने भी कृषक होते थे सभी के सामूहिक रूप से होती थी। तीसरी जो पद्धति है वह जमींदारी एवं जागीरदारी पद्धति। इस पद्धति में जमींदार एवं जागीरदार मध्यस्थों के रूप में कार्य करते थे। जमींदार एवं जागीरदार कृषकों से भूमि का लगान वसूल करके और प्राप्त लगान में से एक भाग सरकार को जमा कराते थे और शेष राशि वो अपने पास रखते थे। इस पद्धति में भूमि पर जो स्वामित्व कृषकों का न होकर जमींदार अथवा जागीरदार का होता था। जमींदार और जागीरदार प्रथा देश में 18वीं शताब्दी के अंत तक 19वीं शताब्दी के आरंभ में विकसित हुई थी। जमींदारी तथा जागीरदारी जो जागीरदार क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति होते थे और देश में जागीरदारी और जमींदारी प्रथा का प्रचलन ज्यादातर जो ब्रिटिश काल है उनके समय में आरंभ हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने देश में कृषकों की भू राजस्व की राशि का निर्धारण करने, उनकी वसूली और इनके संशोधन में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए इस प्रथा को आरंभ किया गया था। जमींदारी जो प्रथा उत्तर प्रदेश व बंगाल राज्य में सबसे पहले प्रचलित थी और इसके अंदर भूमि पर स्वामित्व अधिकार सरकार ऐसे व्यक्तियों को देती थी जो स्वयं काश्तकार नहीं होते थे पर जो काश्तकारों पर अपना प्रभाव बनाए रखते थे। जमींदारी प्रथा राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्यों में ज्यादातर प्रचलित थी। इस प्रथा के अंतर्गत भूमि का प्रबंध बड़े राजा महाराजाओं द्वारा दरबारी ये जो कुलीन पुरुष होते थे नोबलमैन को उनके सैनिक तथा प्रशासनिक सेवाओं के लिए दे दिया जाता था, जिन्हें जागीरदार कहते थे। ये जो जागीरदार हैं ये जो कृषक हैं उनसे लगान वसूल करते थे और ज़्यादातर जो जागीरदार या जमींदार थे वो अपने इच्छा के अनुसार कृषकों को भूमि उपलब्ध करवाते थे। कुछ राज्यों में जो जागीरदारी या जमींदारी प्रथा के अतिरिक्त अन्य प्रकार की जो भूधृति पद्धतियाँ थी, जिसे विश्वेदारी प्रथा है, मालगुजारी प्रथा है, इनामदारी या माफीदारी प्रथा है, ये आदि प्रचलित थी इसमें। जब हम भूधृति को दूसरी हिसाब से इसका जो वर्गीकरण करते हैं तो कृषि से संबंधित जो अधिकार थे उसके अनुसार भी इसको अपने वर्गीकृत करते हैं। इसमें एक तो मोरूसी काश्तकार और दूसरे गैर मोरूसी काश्तकार होते थे। मोरूसी जो काश्तकारों की भूमि के जो मोरूसी दखलदारी अधिकार वंशागत प्राप्त होते थे। आसामियों को भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था। आसामियों द्वारा किए जाने वाले लगान की राशि निश्चित होती थी। गैर मोरूसी काश्तकार हैं, इसमें आसामियों को भूमि पर काश्तकारी के अधिकारों की कोई निश्चितता नहीं होती थी। जमींदार कृषक को भूमि से किसी भी समय बेदखल कर सकता था और इसमें भू राजस्व की राशि निश्चित नहीं होती थी। प्रत्येक वर्ष जमींदार एवं आसामी में आपस में समझौते के आधार पर राजस्व है वो निश्चित किया जाता था। अब जब बात करते हैं अपने तो इसमें जो सेकंड जो जितने भी जो अधिकार थे इसमें तो काश्तकारी सुधार अधिनियम है
इसमें काश्तकारी सुधार कानूनों का जो मुख्य उद्देश्य है वो कृषकों को 3 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाना था, जिनमें 3F भी कहते हैं इसको। कृषकों को पहला है इसमें फिक्सिटी ऑफ टेन्योर, कृषकों को भूमि पर अधिकार या भूधारण की निश्चितता। दूसरा फेयर रेंट, कृषकों के लिए भूमि का उचित लगान नियत करना। तीसरा इसमें फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ लैंड, यानी कृषकों को भूमि के विक्रय, बंधक अथवा भू स्वामित्व के अंतरण से स्वतंत्रता होना। काश्तकारी जो सुधार के लिए विभिन्न राज्यों में वर्ष 1948 से 1955 की अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार के कानून पारित किए गए थे, जैसे राजस्थान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, बम्बई काश्तकारी तथा कृषि अधिनियम 1948, बिहार भूमि सुधार कानून 1950, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950, मध्य प्रदेश स्वामित्व अधिकार उन्मूलन अधिनियम 1950। यानी अलग अलग राज्यों ने अलग अलग अपने अधिनियम पारित किए थे। इन अधिनियमों के जो प्रमुख उद्देश्य थे वो ये थे कि जमींदार एवं जागीरदारों द्वारा स्वेच्छा से कृषकों को भूमि से बेदखल करने पर रोक लगाना, भूमि के लगान की दर में कमी करना, एक कृषकों को भूमि के मोल से अधिकार प्राप्त कराना जिससे कृषक के मरणोपरांत भूमि उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त हो सके, जमींदारों एवं जागीरदारों द्वारा कृषकों से लगान के अतिरिक्त ली जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो लाभ है जैसे नजराना, इनाम, बेगार, सलामी आदि समाप्त करना था। सरकार एवं कृषकों के मध्य पाए जाने वाले मध्यस्थों को समाप्त करके भूमि को वास्तविक जोतने वाले कृषकों को दिलाना, कृषकों को मौसम की प्रतिकूलता जैसे सूखा, अतिवृष्टि आदि के कारण उत्पादन कम प्राप्त होने की स्थिति में भू राजस्व की राशि में छूट देना और भूमि पर स्थायी सुधार करने के लिए कृषकों को ऋण अथवा अनुदान स्वीकृत करना जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सके। अब जो तीसरा इसमें जो सुधार है वो जोत उप विभाजन एवं अपखंडन है। जोत उप विभाजन से तात्पर्य जोत के क्षेत्र का अनेक छोटे छोटे खंडों में विभक्त होने से है। जोत उप विभाजन के कारण जोत के खंडों का क्षेत्र निरंतर कम होता जाता है। भारत में जोतों के उप विभाजन का प्रमुख कारण वंशानुगत कानून का होना है। वंशानुगत कानून के होने से प्रत्येक उत्तराधिकारी है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, पिता की संपत्ति में समान हिस्सा मिलता है जिससे भू संपत्ति प्रत्येक उत्तराधिकारी में विभाजित होती है। बड़े बड़े जो खेत हैं छोटे छोटे खेतों में परिणित हो जाते हैं। जोत उप विभाजन के कारण देश में अनेक जोतों का आकार है वो इतना कम हो गया है कि उन पर कृषि कार्यों के लिए जो मशीनरी तो बहुत दूर की बात है, बैलों चलाना भी संभव नहीं है। दूसरी तरफ जोत अपखंडन से तात्पर्य खेतों का विभिन्न खंडों का विभिन्न स्थानों पर स्थित होने से। जोत अपखंडन के कारण प्रत्येक कृषक की भू जोत का कुल क्षेत्र एक समान नहीं होकर और अनेक स्थानों पर होता है। जोत अपखंडन का प्रमुख कारण प्रत्येक उत्तराधिकारी द्वारा पिता की सभी भू संपत्ति में समान हिस्सा चाहना है। जोत उप विभाजन ही जोत अपखंडन का मुख्य कारण है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक तो जोतों का आकार छोटा होता जाता है और दूसरे जो जोत छितराए हुए हैं उनमें भी सभी उत्तराधिकारियों को अगर समान हिस्सा मिलता है तो निश्चित तौर से जोतों का आकार इतना छोटा होता है कि कृषि कार्य करने में दिक्कत आती है। तो जब अपने बात करते हैं कि जोत के उप विभाजन और अपखंडन के कारण क्या हैं, तो एक सबसे बड़ा कारण है कि जनसंख्या में वृद्धि होना। जनसंख्या में वृद्धि होने से जो वंशानुगत कानून है उसके तहत जो भी बेटा या बेटी है उसको जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है और इस तरह से जोतों का आकार छोटा होता जाता है। एक दूसरा है कृषकों का भूमि के प्रति लगाव है। कृषक ज़्यादातर परंपरागत खेती करते हैं, अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके भूमि से विशेष लगाव रहता है और उसको छोड़ने को तैयार नहीं रहते, दूसरा कोई धंधा करते नहीं है और धीरे धीरे उस भूमि का आकार छोटा होता जाता है। एक रोजगार के लिए गांव में कोई अन्य जो व्यवस्था नहीं है जिससे कि कृषक दूसरे रोजगार अपना सके, सिर्फ खेती पर निर्भर रहते हैं। यही कारण है कि वो हर अपने जो पिता की जो ज़मीन है या जो कृषि है उसमें से अधिकार लेके और उस पर खेती करते हैं। एक दूसरा ये कि भौगोलिक एवं मानव निर्मित कारण भी हैं। वर्षा के कारण
खेतों के जो मध्य नाले बन रहे हैं या सड़कें नए नालियाँ हैं, इनसे भी जोतों का आकार होता आ रहा है, छोटा होता आ रहा है। और सबसे बड़ा है कि संयुक्त जो परिवार प्रथा है उसका विघटन हो गया। आजकल जो एकल परिवार है उसमें चूंकि हर व्यक्ति, पहले संयुक्त परिवार में एक इकट्ठी जमीन होती थी, लेकिन एकल परिवार होने की वजह से उस जमीन में बंटवारा होने लग गया। अब जोत उपविभाजन और जो अपखंडन है उसके रोकने के क्या उपाय हैं? एक तो है कि जो अनार्थिक जोतों को आर्थिक जोतों में परिवर्तित करके इनको या तो सहकारी संयुक्त कृषि पद्धति है उसके द्वारा एकत्रित किया जा सकता है, सहकारी सामूहिक कृषि पद्धति द्वारा इनको एकत्रित जोत किए जा सकते हैं। एक इनके ऊपर जो रोक लगाकर जो भी जोत उपविभाजन एवं अपखंडन है इस पर रोक लगाकर और इसको रोका जा सकता है। एक तो प्रचलित वंशानुगत कानून है उसमें परिवर्तन करना, दूसरा है कि विभिन्न राज्यों में आर्थिक जोत की सीमा के आने के पश्चात भी भूमि के विभाजन पर कानूनी रोक लगाया जाना चाहिए। इसके लिए कई राज्यों ने प्रयास भी किए हैं। अब इस जोतों के जो आकार में वृद्धि करने वाले जो प्रमुख कारण है वो जोत चकबंदी है। जोत चकबंदी से क्या तात्पर्य है? जोत चकबंदी किसको कहते हैं? जोत चकबंदी से तात्पर्य है कि कृषकों की भूमि के छोटे छोटे तथा बिखरे हुए खंडों को एक स्थान पर एकत्रित एक खंड में परिवर्तित करने से है। इसके अनुसार जोत चकबंदी का अर्थ कृषकों के खेतों का एकीकरण एवं पुनः विभाजन करने से है, जिससे जोतों की जो खंडों में कमी आए और उनका जो आकार है वो बढ़ जाए। जोत चकबंदी द्वारा कृषकों को उनके विभिन्न स्थानों पर होने वाले भूमि के खंडों के बदले एक स्थान पर संपूर्ण खंडों के क्षेत्र के समतुल्य उनको भूमि दी जाती है। कृषकों की भूमि एक स्थान पर होने से कृषक मशीन, औजार, सिंचाई के साधनों का उपयोग अच्छे तरीके से कर सकता है, उन्नत खेती अपना सकता है और अपनी उत्पादकता में वृद्धि कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो सुधार था वो था भू सीमा का निर्धारण करना, यानी जो जोत की उच्चतम सीमा का निर्धारण करना। भूमि से संबंधित एक महत्वपूर्ण जो सामाजिक समस्या जोत का क्षेत्रफल कृषकों के पास असमान मात्रा में होना है। जोत के क्षेत्र में असमानता के कारण समाज के विभिन्न वर्गों में आपस में द्वेष भाव वैमनस्यता उत्पन्न होती है और साथ ही जो लघु जोतों पर दीर्घ जोतों की अपेक्षा उत्पादकता कम होती है। इसके फलस्वरूप कृषकों को भूमि के क्षेत्र से उत्पादन कम प्राप्त होने के साथ साथ देश को आर्थिक हानि भी होती है। अब जब हम बात करते हैं कि जोत की उस सीमा से क्या तात्पर्य है, जोत की उच्चतम सीमा या जो भू सीमा है एक व्यक्ति अथवा परिवार के लिए भूमि के नियत क्षेत्र पर स्वामित्व प्राप्त करने से है या उसका अधिकार भूमि पर कानूनन नियंत्रण से है। भू सीमा एक कृषक परिवार के पास अधिकतम क्षेत्र नियत करती है। भू सीमा भूमि पुनर्वितरण की एक कृषक के पास जो निर्धारित सीमा से अधिक भूमि होने पर और जो अतिरिक्त भूमि है उसे सरकार द्वारा ले लिया जाता है और उसको या तो जो भूमिहीन ग्रामीण क्षेत्र में उनमें वितरित कर दिया जाता है और या जिनके पास जोत के आकार छोटे हैं उनको दे दिया जाता है। भू सीमा का निर्धारण करने से कई जो बहुत बड़े किसान हैं या पहले जो जमींदार या जागीरदार थे जिनके पास बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में भूमि होती थी, तो उनसे वो एक भूमि सीमा से ऊपर की जो जमीन है या जो भूमि है वो सरकार द्वारा लेकर और भूमिहीन या जो कृषकों को बांट दी जाती थी। इससे कई तरह के फायदे होते हैं। एक तो इसमें जो जिनके पास बिल्कुल की ग्रामीण क्षेत्र में जिन कृषकों के पास भूमि नहीं है उनके पास भूमि का अपना अधिकार प्राप्त हो जाता है। भूमि के जो जोत हैं वो बड़े होने के कारण उसमें विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं उन्नत खेती करने में भी आसानी होती है। भूमि की उर्वरा शक्ति में भी वृद्धि होती है, कृषि की आय में भी वृद्धि होती है। तो इस तरह से ये कई तरह के जो भूमि सुधार कार्यक्रम किए गए थे इनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिलता है। और एक लास्ट में जो भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत सहकारी खेती या सहकारी ग्राम प्रबंध से है। सहकारी कृषि पद्धति के अंतर्गत विभिन्न कृषकों द्वारा जोतों को संयुक्त रूप से कृषि की जाती है।
जिसके कारण लघु कृषकों को प्रति इकाई भूमि क्षेत्र से उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि बड़े कृषकों को भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र से प्राप्त होता है। हालांकि जब हम इसकी आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं तो जो भूमि सुधार कार्यक्रम हमारे देश में लागू हुए थे उसमें जो कानून पारित किए गए थे, एक तो केंद्र सरकार द्वारा जो कानून पारित किए गए थे और राज्य सरकार द्वारा जो इनका इम्प्लीमेंटेशन किया गया था उसमें बहुत बड़ा लंबा गैप था। और ज़्यादातर जो जमींदार या जागीरदार थे या जो बड़े बड़े कृषक थे उन्होंने जो भूमि है वो अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनके नाम करा के और उनको भूमि को बचा लिया, यानी अपने हिस्से में रही। और और ज़्यादातर जो भूमि है वो भूमिहीनों और जो छोटे कृषकों को मिलने से वंचित रह गई है। अब इसकी दोबारा से समीक्षा करना बहुत आवश्यक है। एक जोतों की चकबंदी भी काफ़ी लंबे समय से विभिन्न राज्यों में नहीं हो पा रही है, वो भी बहुत ज़रूरी है। अतः कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए ये उपाय अपनाने बहुत आवश्यक हैं। थैंक यू।